हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स वापस आए हैं सेकंड पार्ट करने। वीडियो है मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन्स हाउ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड इज डैमेजिंग इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। एंड यस फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट से वो तो दिख ही रहा है, जैसे उन्होंने नंबर्स दिए हैं, हर चीज में डिटेल्स में बताया है, उससे तो यही लग रहा है। तो सेकंड पार्ट देखते हैं, पता करते हैं एग्जैक्टली और क्या क्या उनके पास इंफॉर्मेशन है जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। एंड होपफुली सॉल्यूशंस अगर उनको कुछ होंगे तो वो बताएंगे कि क्या कर सकते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए। तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। लॉस टू एक्सचेकर, सरकारी खजाने को जो दिक्कत हुई है इसकी वजह से उसके बारे में कुछ आपको ब्यौरा दूंगा आपको जरा। अप्रैल 2014 और अप्रैल 2019 के बीच में करीब 658 करोड़ रुपए का सामान जो था, जो बेकार क्वालिटी का था, उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। यानी कि 658 करोड़ रुपए खत्म हो गए ऐसे, बिल्कुल नाली में चले गए, क्योंकि सामान ऐसा था कि यूज ही नहीं कर पा रहे थे उसको बर्बाद करना पड़ा, उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ा, जिससे कुछ अच्छा कर सके। 303 करोड़ रुपए की जो माइंस थी, जो बारूदी सुरंगें होती हैं, उसको पुलगांव में एक एक्सीडेंट हुआ था, लोग मारे गए थे। आपको पता ही होगा पुलगांव एक्सीडेंट, जरा पता लगाइए इंटरनेट पे जाके, आपको पता लगेगा कि क्या वहां पे हुआ था। उसके बाद फॉल्टी जो माइंस थी, यानी बारूद की सुरंग थी जिसकी क्वालिटी खराब थी, वो 303 करोड़ रुपए की वो डिस्ट्रॉय करनी पड़ी। इसके अलावा ये आप देखिए, टोटल अगर 960 करोड़ हम मानते हैं तो ये जो 960 करोड़ रुपए का जो लॉस था, उससे हम 105 mm मीडियम आर्टिलरी गन्स 100 खरीद सकते थे, यानी कि 100 बोफोर्स गन्स। समझ रहे हैं दोस्तों? ये जो आपने बेकार चीजें जो हैं, जो इस्तेमाल नहीं करी जा सकती, जिससे लोगों की जानें जा रही हैं, क्वालिटी बहुत खराब है, अब आप इसको ले गए रेगिस्तान के बीच में और आपने सबको माल को फूंक दिया, वहां पे आग लगा दी, इसमें डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि वरना आप लोगों की जान चली जाती। अगर ये सामान हमें अच्छी क्वालिटी का मिलता तो उसकी कीमत इतनी थी कि हम उस सामान से 100 तोपें बोफोर्स जैसी खरीद सकते थे, जो कि नहीं खरीद पाए, जाहिर सी बात है। अब बहुत ही गलत प्लानिंग है। इसमें क्या होता है कि इसमें कई सारे कारण हैं कि ऐसा होता क्यों है। कुछ तो हमने आपको बता दिया, लेगेसी है, कलकत्ता में है, और कलकत्ता में इसलिए, कलकत्ता शहर बहुत अच्छा है, लेकिन आपके कस्टमर अगर दिल्ली में हैं तो आप कलकत्ता में क्या कर रहे हैं? साफ सीधी बात है, आपको कलकत्ता में होना ही नहीं चाहिए। अब देखिए साहब, इसमें एमओडी के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड काम करता है, और प्रोफेशनल ओवरसाइट, फंक्शनल एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो कहते हैं कि किस तरीके से फंक्शन करें, ऑटोनॉमी होनी चाहिए, एक फ्रीडम होना चाहिए काम करने का, उसके चलते बहुत दिक्कतें हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में। और भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वालों के पास लिमिटेड फाइनेंशियल पावर्स है, जिसकी वजह से और डिले होता है। हर चीज़ के लिए आप जाइए, और डिसीजन मेकिंग में बहुत है, मल्टीपल लॉसेस होते हैं, और इसमें कई सारी चीज़ें हैं। पर एक और चीज़ है जो बड़ी ख़तरनाक है यहाँ पे ना, कि मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा पॉलिटिकल मामला, मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि हम फोर्सेस की बात कर रहे हैं। जैसे कि आप लगा लीजिए मोबाइल फ़ोन है, इसमें 100 अलग कंपोनेंट्स हैं, तो इसके लिए इकोसिस्टम तैयार करा जाता है कि साहब इसका जो ग्लास की केसिंग है, जैसे ये इसकी देखिए साहब, ये ग्लास की केसिंग है इसकी ना, ये जो ग्लास की केसिंग है इसकी, तो ग्लास की केसिंग मेरे फ़ोन की कौन बनाएगा, इसके अंदर जो चिप है वो कौन बनाएगा, रैम कौन बनाएगा, कैमरा कौन बनाएगा, तो एक इकोसिस्टम पूरा होता है। सबकी फैक्ट्रीज अलग अलग होती हैं, फिर जाके जोड़ी जाती है इसमें, और वायरिंग होती है, 10 किस्म की चीज़ें होती हैं, मुझे नहीं पता फ़ोन के अंदर क्या क्या होता है। लेकिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में ये चीज़ है कि जैसे कि अगर मैं डिफेंस मिनिस्टर बन गया और मैं यूपी से हूँ, या मैं महाराष्ट्र से हूँ, या मैं राजस्थान से हूँ, या कहीं और से हूँ, तो मैंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को बोला कि साहब एक फैक्ट्री तुम मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में खोलोगे, क्योंकि मेरे लोगों को नौकरी मिल जाएगी। बिना ये समझे
कि इससे देश को कितना नुकसान हो रहा है। आपने फैक्ट्री खुलवा दी, 4000 लोगों को नौकरी मिल गई, नेताजी की जय जयकार हो गई। भाई नेताजी ने 4000 लोगों के घर के चूल्हे जला दिए। लेकिन इससे घाटा क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। घाटा यह हुआ कि जैसे ये फोन है, इसकी केसिंग जो ऊपर केसिंग है ये बन रही है कर्नाटक में, इसका जो ग्लास का कवर है ये बन रहा है मध्य प्रदेश में, इसका जो रैम है ये बन रहा है पंजाब में, और इसके जो अंदर वाली वायरिंग है या कैमरा है जो भी है वो बन रहा है छत्तीसगढ़ में, और कुछ बन रहा है आपका तमिलनाडु में। अब आप ये बात समझिए, जिन चीजों को एक साथ पास पास होना चाहिए था इतने पहले, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी इतनी जबरदस्त है कि कौन आपसे वो सामान खरीदेगा अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहेंगे? नोबडी विल बाय फ्रॉम यू। इतनी फैली हुई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ता था एक जमाने में, क्योंकि अंग्रेजों को तो हमें लूटना था। अंग्रेजों का जो लाइफस्टाइल था, लोग कहते हैं साहब गोरा आदमी बड़े स्टाइल से रहता था, कोई स्टाइल वाइल से नहीं रहता गोरा आदमी। हमारी जेब से पैसा लेके तब उसने स्टाइल से करा। गोरे आदमी ने भी वही करा जो मुगलों ने करा। ये जितना भी स्टाइल था, ये बादशाह सलामत का और गोरों का, इसका पैसा तो आम आदमी दे रहा था, तब वो लोग स्टाइल से रहते थे। यही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में गोरों ने ये काम करा, एक वहां पे एक यहाँ पे। फिर हमारे नेताओं ने ये गलती करी, वही गलती करी जो गोरों ने करी। गोरों का फिर भी एक लॉजिक था काम करने का कि साहब हमें फायदा होना चाहिए। यहां पे तो पर्सनल फायदे के चक्कर में आपने पूरा जो सुरक्षा तंत्र है देश का, आपने उसको बहुत, जिसको कहते हैं वीक विकेट पे, जो क्रिकेट की एनालॉजी अगर यूज करूं, वीक विकेट पे आपने उसको डाल दिया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसमें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुपरवाइजरी जो कॉस्ट होती है, जो आप मैनेजर लगाते हैं, जनरल मैनेजर लगाते हैं, सुपरवाइजरी कॉस्ट लगाते हैं, वो इंडस्ट्री में 30% हाई है, लेकिन एक्सेप्टेबल मानी जाती है 30%। 30% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर जो है आपका सैलरीज वगैरह में, उसका 30% सुपरवाइजरी कॉस्ट इज ऑल राइट। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सुपरवाइजरी कॉस्ट इज 65%, 65% की कॉस्ट है, यानी कि 35% मोर। तो आप कभी कॉम्पिटिटिव हो ही नहीं सकते बिडिंग में। लेकिन अगर सरकार के कानून ऐसे हो कि साहब मरता क्या ना करता, आपको खरीदना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से ही है, चाहे आपको उससे अच्छा माल, उससे सस्ता माल भारत में ही कोई बना के दे दे, कंपटीशन नहीं, आप नहीं खरीद सकते, आपको अलाउड नहीं है खरीदना। फैक्ट्रीज है, मैं नाम नहीं लूंगा उन फैक्ट्रीज का, क्योंकि फिर ये बात हो जाएगी कि फैक्ट्रीज की एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। कानपुर में ऐसी फैक्ट्री है जिसको मैंने विजिट करा है, जो कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स और हेलमेट्स बनाती है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, लेकिन बहुत कम सप्लाई कर पाते हैं इंडियन आर्मी को। वो ऐसी फैक्ट्री है जो नेटो को सप्लाई करती है, फॉरेन कंट्रीज को सप्लाई करती है, लेकिन खुद की आर्मी के लिए नहीं साहब, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देगी। तो इसमें बड़ा एक दिक्कत हो जाती है। मैं आपको एक और मैन आवर यूटिलाइजेशन है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। देखिएगा फ्रॉड कहां पे होता है, जो झोल जिसको कहते हैं ना आम हिंदी भाषा में, झोल कहां पे है। The average man-hour utilization of OSB has been around 127%, यानी कि 100% आपकी सैलरी है और 27% आपको ऊपर से ओवर टाइम मिलना ही मिलना है। क्यों? 27% आपको ओवर टाइम मिलना है, यानी कि लगभग मोटा मोटी ऑलमोस्ट एक तिहाई से कम, लेकिन लगभग एक तिहाई आपको अपनी तनख्वाह, यानी कि 27% मिलनी ही मिलनी है आपको। जबकि एवरेज मशीन यूटिलाइजेशन, जिस मशीन में वो काम करते हैं, वो 75% है। आप समझ लीजिए 127% का पैसा पा रहे हैं और काम हो रहा है सिर्फ 75%। तो यूनियन जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की, यूनियंस कमजोर करती हैं। यूनियंस एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी हैं, क्योंकि सारी की सारी कम्युनिस्ट यूनियन है। आप समझ लीजिए कल अगर आपकी लड़ाई होगी चाइना के साथ, और यूनियन आपकी सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं है, हर एक स्टेट में यूनियन है। आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि सिर्फ बंगाल में है, ऐसा नहीं है, सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं है, आपकी हर जगह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की यूनियन है। कभी कभी यूनियन एक पॉजिटिव काम भी करती है, मजदूरों के हक की भी बात करती है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार यूनियन गलत काम भी करती है, छोटी छोटी बात पर हड़ताल करना। अब ये देश के स्ट्रेटेजिक असेट्स हैं। आपने छोटी छोटी बात पर हड़ताल कर दी, कल आपकी चाइना से लड़ाई हो गई, आपको नहीं पता चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है, इनकी कई सारी यूनियंस हैं, सारी नहीं बट कई सारी यूनियंस इनकी जो है वो कम्युनिस्ट हैं। कम्युनिस्ट भाई भाई, आपने बोला बंद कर दो प्रोडक्शन, चाइना से आप भिड़ रहे हैं गलवान में, दौलत बेग ओल्डी में, ईस्ट लद्दाख में पूरा चाइना के साथ लड़ाई चल रही है, आपको एमुनेशन चाहिए, यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि हाय हाय लाल झंडे।
मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ऑफिस में गया हूं, मैंने खुद हेडक्वार्टर में लाल झंडे देखे हैं। मैं किसी की सुनी बात नहीं कर रहा, मैंने अपनी आंखों से लाल झंडे देखे हैं। हर चीज पे प्रोटेस्ट, हर चीज पे एतराज, हर चीज पे हक। अरे तुम्हें तनख्वाह मिल रही है, काम तुम कर नहीं रहे, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, प्राइवेट हमारे जवान मारे जा रहे हैं, फिर भी लाल झंडे। पता चलेगा। तो ये सोचने वाली बात है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जा कहां रहा है। तभी जब फौज कहती है कि साहब हमें बाहर का सामान चाहिए, मिलना तो चाहिए, लोग कहते हैं साहब इंडियन आर्मी को क्या है, इंडियन आर्मी विदेशी सामान क्यों लेगी, तुम्हें जो अच्छा दे रहा है देश में। ये जो प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की करी है बात, ये इसीलिए करी है। और हमें प्राइवेट एंटरप्राइज चाहिए। अब देखिए, आखिरी चीज मैं पॉइंट आपको बताता हूं कि क्यों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का इतना बुरा हाल है। जो चेयरमैन है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के, सारे प्रोफेशनल्स हैं, सारे बहुत बढ़िया प्रोफेशनल, लेकिन ये सीनियरिटी प्रिंसिपल से अपॉइंट होते हैं। जो सबसे सीनियर है उसको चेयरमैन बना दिया। इससे क्या दिक्कत होती है कि कई कई लोग ऐसे भी हैं, बड़े कैपेबल हैं, लेकिन टाइम ही नहीं है उनके पास पॉलिसी एग्जीक्यूट करने का। उदाहरण के लिए मिस्टर अश्विनी कुमार प्रभाकर, नाम दे दिया वहां। ये चेयरमैन थे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के 1/8/2015 से लेकर 31/7/2016। ठीक है, यानी कि 11 महीने के लिए चेयरमैन रहे लगभग। दूसरे थे मिस्टर वीपी यजुर्वेदी, ये 1/8/2016 से लेकर ये रहे 31/1/2017। यानी कि ये साहब यजुर्वेदी साहब तकरीबन 3-3.25 महीने, 3.5 महीने बस, कितने थोड़े थोड़े टाइम के लिए ये चेयरमैन रहे। चेयरमैन जो बॉस है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, जो उसका ब्रेन है, जो उसकी पॉलिसी ड्राइव करता है, वो 3.5 महीने के लिए उसका चेयरमैन रहा। समझ नहीं। श्री एस.सी. वाजपेयी साहब, ये 1 फरवरी 2017 से लेकर 30 नवंबर 2017 तक रहे। अब देखिए, फरवरी से लेकर नवंबर तक रहे, यही 7-8 महीने मोटा मोटा। सुनील कुमार चौरसिया, ये आपके लगभग रहे, आप लगा लीजिए 6 महीना। पीके श्रीवास्तव साहब 1/7/2018 से लेकर 31/12/2018, ये 4.5-5 महीने रहे, 5 मंथ्स चेयरमैन रहे। सौरभ कुमार साहब, तो ये सब ये दिखता नहीं है 1/1/2019 से कि ये सब लेकर change 30/11/2019 तक रहे, ये थोड़ा लंबा रह लिए 10 महीने के लिए। हरिमोहन साहब जो हैं, वो दिसंबर 2012 में आए, सॉरी 2019 में आए, दिसंबर 2019 में आए और अगस्त में चले गए, यानी कि यही 8.5-9 महीना। तो आप ये लंबी सी फहरिस्त देखिए, जो लगातार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो चेयरमैन हैं वो आते हैं कि जी हमें चेयरमैन तो बनना है, अपन मेहनत करिए। तो साहब बात यह है कि आप इस स्ट्रेटेजिक एसेट को कहाँ ले जा रहे हैं। मैंने आपको फैक्ट्स और डेटा आपके सामने रखे हैं। ये हमारी कमी है और एक कमी हमें दूर करनी है, और हम कमी दूर कर भी देंगे। इसके ऊपर काम भी चल रहा है और बहुत जल्दी कमी दूर हो जाएगी, लेकिन आपको इसका जस्टिफिकेशन पता होना चाहिए। आप जो भारत के टैक्स पेयर्स हैं, जो आप देख रहे हैं, आप ये जो तोपें आती हैं, बोफोर्स आती हैं, कहाँ से आती हैं? आपके पैसे से आती हैं ना, आप टैक्स देते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। इसको जब तक हम प्रोफेशनलाइज नहीं करेंगे, मैं वर्ड कॉर्पोरेटाइज यूज़ नहीं करना चाहता, मैं हम हायर फायर की बात नहीं कर रहे, लेकिन आप एक बात बताइए, आप अगर प्राइवेट कंपनी के लिए काम करते हैं, प्राइवेट कंपनी तो ले ऑफ कर देती है डेफिनेटली, या बेंच पे बैठा देती है। अगर कोई सॉफ्टवेयर वाला हो तो प्राइवेट कंपनी बंद कर देती है, लेकिन सरकारी चीज़ें आप बंद नहीं कर सकते। लेकिन कम से कम क्वालिटी तो दीजिए। आप पैसे वाली बात नहीं है, सिर्फ पैसा एक बात है, आप क्वालिटी तो दीजिए। अगर आपके कस्टमर आपके काम से खुश नहीं है तो फिर आप किस डगर जा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है, स्ट्रैटेजिक एसेट है। मैं विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा उन लोगों से जो पावरफुल पोजीशंस पे बैठे हैं, मंत्रीगण जो हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि सर थोड़ा सा इस तरफ देखिए ज़रा, हम लोग किस डगर जा रहे हैं इस चीज़ को लेके। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हमारा एक नेशनल असेट है। और आखिरी में एक बात करना चाहता हूँ, मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जा चुका हूँ, मैंने प्रोग्राम्स बनाए हैं इनके ऊपर। इनका जो मैन पावर है, जो इनके इंजीनियर्स हैं, जो इनके वर्कर्स हैं, सचमुच ये लोग बहुत अद्भुत हैं। आपको मेरी बातों में विरोधाभास दिखेगा। आप कह रहे हैं साहब इतना खराब मामला चल रहा है, आप कह रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं बड़े अद्भुत है। अद्भुत इसलिए हैं क्योंकि क्वालिफाइड हैं, मेहनती हैं, ईमानदार हैं, इनमें जज्बा है, जोश है, जुनून है देश के लिए काम करने का। लेकिन इनका जो पूरा निज़ाम है, एक पूरा तरीका जिससे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड चल रहा है, वो बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि अच्छे से अच्छा आदमी फेल हो जाएगा। अगर पिच में गड्ढे हों तो सचिन तेंदुलकर भी उस पिच पे बैटिंग नहीं कर सकता, चाहे वो दुनिया का सबसे अच्छा बैट्समैन रह चुका हो।
ही कैन नॉट बैट ऑन दैट पिच। आपको एक इवन पिच चाहिए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को इनकरेज करने की ज़रूरत है, स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है, प्रोफेशनल करने की ज़रूरत है, और उसमें जो मैन पावर है ऑफिसर्स का, इंजीनियर्स का, बहुत गजब का टैलेंट है, उनको इनकरेज करने की ज़रूरत है, और ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं इनको दूर करने की ज़रूरत है, और वापस हम उसी लेवल पे जा सकते हैं जहाँ पे पहले थे, जहाँ पे वर्ल्ड का लीडिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी इंडिया में प्रोड्यूस होती थी कुछ 70-75 साल पहले, जो अब नहीं हो रही। मैं चाहता हूँ कि कोई सुने, इसके ऊपर एक्शन ले। हम दोबारा आएंगे कुछ ही दिनों के बाद, कुछ और डेटा, कुछ और फैक्ट्स आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद। काफ़ी अच्छा पार्ट 2 था, और मेरे ख्याल से अल्टीमेटली वो उसी पॉइंट पे आ रहे थे कि पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट है, उसमें प्रॉब्लम है, लोगों में नहीं। जो काम कर रहे हैं वर्कर्स वो डेडिकेटेड हैं, क्वालिफाइड हैं, अच्छे हैं, परंतु जैसे आप मैनेजमेंट सुपरवाइजर्स में जाते हैं, जो टॉप चेयरमैन हैं, डिसीजन मेकिंग लेते हैं, जब चेयरमैन ही आ रहे हैं 2-2, 3-3 महीने के लिए, 8-8 महीने के लिए, तो वो क्या कर सकते हैं? कुछ खास नहीं कर सकते, राइट। हर बंदा, नया बंदा आएगा, उसे 2-4 महीने तो लगते हैं सेटल होने में, नई जॉब में, नए रोल में, उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं। मेरे ख्याल से मुझे यही लग रहा है कि जैसे गवर्नमेंट की कंपनीज वर्क करती हैं कि एक पाइपलाइन होती है, एक के बाद एक सीनियर लोग हैं, और एक उम्र होती है कि तब तक रिटायर हो जाना चाहिए, तो इतना ही समय बचता है रिटायर होने से पहले, तो वो उस पोजीशन में आते हैं और रिटायर हो जाते हैं। अगर ये सही नहीं है तो बताइए कि 6 महीने तक क्यों है, सिर्फ 3 महीने तक क्यों नहीं? मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 महीने आते हैं, रिटायर हो जाते हैं, और इसी तरीके से सिस्टम बना हुआ है, और सीनियरिटी के हिसाब से है। ऐसा कुछ नहीं है जैसे प्राइवेट कंपनी में होता है कि जो इंसान केपेबल है उसको हेड बनाया जाता है। फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी, हाँ, कुछ लेवल आपका होना चाहिए, मगर एज का फैक्टर नहीं है, सीनियरिटी का फैक्टर नहीं है, एबिलिटी का फैक्टर है कि जो एबल है इवेंचुअली वही हेड बनता है, और कुछ लंबे समय तक वो बनता है हेड, जिससे वो पूरा काम कर सके। तो इसका आंसर मेरे मन में तो यही है कि प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। जब तक कंपटीशन नहीं होगा, क्या पता जब कंपटीशन होगा तो ये गवर्नमेंट की कंपनी इतनी अच्छी हो जाए कि उन कंपटीशन को बीट कर दे, वो भी अच्छी बात है। और मल्टीपल आपके पास सप्लायर्स होने चाहिए। अब ये नहीं कि आर्मी को चाहिए तो बैठे हुए जी एक ही बंदा देगा, चॉइसेस भी तो होनी चाहिए आर्मी के पास कि हमें ये चाहिए, 5 बंदे हैं, अगर कहीं होती भी है हड़ताल तो ठीक है, किसी और से ले लेते हैं। हमारे ये टियर 1 सप्लायर हैं, उसके पीछे टियर 2 सप्लायर हैं, टियर 3 सप्लायर हैं, कंपटीशन है, और यूनियंस है। बिल्कुल सही बात है, यूनियन दोनों तरीके से हेल्प करती हैं, कई बार हेल्पफुल करती हैं बातें, कई बार नहीं करती हेल्पफुल बातें। और अगर आप यूनियन में इतनी पावर देख रहे हैं कि वो कभी भी शट डाउन करा सकती हैं, तो डेंजर है। मगर यूनियंस नॉर्मली उस वक्त शट डाउन नहीं करेंगी जब फाइट चल रही है, क्योंकि उनको भी पता है कि हमारा देश है, अगर हम अभी रोक देंगे तो क्या होगा, हार जाएंगे वॉर। तो वो बात भी है, यूनियंस काफ़ी रिस्पॉन्सिव होती है। मगर प्रोज एंड कॉन्स हैं, किसी की हाथ में अगर आप एक ही आपके पास ऑप्शन है कि भैया मेरे को ऑर्डिनेंस से लेना है, तो ये तो बड़ी पहले सॉल्व हो जानी चाहिए प्रॉब्लम। आपको प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए था कि ये डेमोक्रेसी है भैया, जिसको बनाना है बनाओ, जिसकी सबसे अच्छी होगी वही जीतेगा। जैसे बोलते हैं ना, लेट द बेस्ट मैन विन। जब भी कोई कंपटीशन होते हैं स्पोर्ट्स के, कुछ भी होता है, लेट द बेस्ट मैन विन, लेट द बेस्ट टीम विन। क्रिकेट में भी वही है। तो वही है कि अगर आर्म्स एंड एम्युनिशन चाहिए, बड़े सारे वेंडर होना चाहिए, खुली छूट होनी चाहिए, बनाइए, जो बेस्ट है वही जीतेगा। जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट देता है, सबसे चीप देता है, वही जीतेगा। तो ऑब्वियस बात थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि अभी तक प्राइवेटाइजेशन क्यों नहीं हुआ था। तो बहुत पहले हो जाना चाहिए। सिंपल बात थी, जो बता रहे हैं कि एग्जांपल्स दिए थे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जो चीज़ आ रही है बहुत महंगी आ रही है, और उससे अच्छी चीज़ मार्केट में सस्ती मिल रही है। कुछ स्पेशलाइज कंपनी है जो नेटो को बेच रही हैं। तो इसका सिंपल आंसर यही है, जबकि ये डायरेक्टली नहीं कहना चाहते थे ड्यू टू एनी रीज़न। मेरा तो यही है कि अगर आप इकोनॉमिक्स जानते हैं, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स जानते हैं, तो आप एक झटके में बता देंगे कि इसको कंपटीशन चाहिए। कंपटीशन के बिना इम्प्रूव नहीं हो सकती। कंपटीशन चाहिए तो उसके आपको प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को प्राइवेटाइज करे, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कंपटीशन इंक्रीज करिए। मतलब आप फ्रीली बोलिए कि भैया जो चाहे आर्म्स एंड एम्युनिशन बना सकता है, उसके बाद हम चूज करेंगे, और आर्मी के पास खुली छूट है, वो बेस्ट जो चीज होगी लोएस्ट प्राइस पे वो ले लेगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री काम करती रहेगी,
जैसे कर रही है, परंतु कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे। जब कंपटीशन आएगा, जब उनको दिखेगा कि अब तो हम बुरा हाल हो गया, दूसरा बंदा हम मुझसे अच्छी कैसे बना रहा है, तो अपनी मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट चेंज करेगी अपनी वर्किंग को compete करने के लिए, क्योंकि हर एक को पता है कि compete नहीं करेंगे तो उनकी जॉब चली जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्ली काम नहीं करे। सुपरवाइजर की जॉब जाएगी जो ढंग से काम नहीं कर रहा। और ऊपर जब इस तरीके का डेंजर होता है तो जो सबसे ऊपर बंदा होगा वो बोलेगा हम कैलकाटा में क्यों बैठे हैं भाई, तुम कस्टमर के पास क्यों नहीं बैठते। फिर सभी लोग फिर वो निकालते हैं नेगेटिव्स कि हमारी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हम कैलकाटा बैठे, हमें वहां बैठना चाहिए, तुम ये करते हो, ये वेंडर तुम्हारा खराब है, तुमने गलत क्यों बनाया, तुमने मशीन को क्यों यूटिलाइज नहीं करते, तुम ओवर टाइम क्यों करते हो, सैटरडे संडे को क्यों काम करते हो। ये काम जो है खत्म हो सकता था मंडे टू फ्राइडे में। जब मंडे टू फ्राइडे काम खत्म हो सकता है तो क्यों सैटरडे संडे को काम करते हो ये, राइट। तो फिर जो होता है, जो एस्टैब्लिशमेंट को तकलीफ आती है, फिर वो निकालती है प्रॉब्लम्स, और जो प्रॉब्लम्स निकालती है तो अपने आप अपना सुधार खुद करती है compete होने के लिए। और डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चाहे तो वो जीत सकती है। और ऐसा क्योंकि बड़े साइज में काफ़ी समय से कर रहे हैं, एक्सपीरियंस है उनमें, और सही लोग फिर ऊपर जाएंगे। और नेट में ये होगा कि आर्मी कहेगी नहीं हमें ऑर्डिनेंस ही लेना है, क्योंकि उनका बेस्ट मटेरियल मिलता है, सस्ते कॉस्ट में मिलता है। प्राइवेट लोग जो है इतना अच्छा नहीं बना सकते, श्योर। और जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वो DRDO को भी अप्रोच कर सकती है, हमें और टेक्नोलॉजी दीजिए, हमें और रिसर्च दीजिए जिससे हम और अच्छा बना सकें, तो जो भी है। बट डेफिनेटली पॉइंट ये है, बिना कंपटीशन के कोई चीज़ ठीक नहीं हो सकती। तो आई होप कि इसमें कंपटीशन आए जिससे प्राइवेट कंपनीज आए और compete करें। तो यस फ्रेंड्स, आप भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आप क्या सोचते हो, आपके क्या थॉट्स हैं इस पे। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।